मैम M25। अच्छा एक बात बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं पढ़ाया हुआ? तो कुछ भी बोल रहे हो। हाँ मैम बता रहे हैं 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ये क्या है? मैं बोल रही कौन सा एक्सपोजर कंडीशन लेंगे, माइल्ड लेंगे, मॉडरेट लेंगे, सीवियर लेंगे, वेरी एक्सट्रीम? कल ही तो पढ़ाया था, लास्ट है ये। क्या लिखवाया था इस केस में? मैम वेरी सीवियर। वेरी सीवियर या सीवियर लिखवाया था क्या? मैम सीवियर तो एक्सपोज करते हैं जो रेन वाटर होता है। नॉर्मल वाटर की कंडीशन में अगर कंप्लीटली इमर्ज्ड वाटर है तो मॉडरेट केस दे रहे हैं, और अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन है तो सीवियर लेंगे। यही तो लिखवाया था कल। क्यों मन? यस मैम। तो फिर सिंपल से सिंपल रिवीजन नहीं हो रही है लोगों से। देखो थर्ड सी वाटर कंडीशन। सी वाटर कंडीशन में अगर कंप्लीटली तुम्हारा स्ट्रक्चर इनसाइड सी वाटर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीटली inside the sea water, if the structure completely inside the sea water, then we will take severe exposure condition. सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। अगर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन लेंगे तो कौन सी ग्रेड का कौन करेंगे यहाँ पे? मैम M30। M30 यूज करेंगे। उसमें सेकेंड लिखो। Any structure partially immersed in sea water, then we will take exposure condition very severe. वेरी सीवियर किस ग्रेड का कौन करेंगे? मैम वेरी सीवियर में M35। तो सी के कंडीशन में हो गया। अब चौथा लिखना। जैसे अभी तक 3 हो गया ना कंडीशन, नॉर्मल वाटर, चौथा लिखना। अगर फाउंडेशन का केस है, ठीक है, फाउंडेशन का केस है तो वहां पे सीवियर कंडीशन लेंगे। इन केस ऑफ फाउंडेशन we will take very severe condition. ठीक है, हो गया? बोलो। यस मैम। ओके, लिखो। If a contact with harmful chemicals,
अगर कोई स्ट्रक्चर कांटेक्ट में आ रही है हार्मफुल केमिकल के, if a structure comes in contact with harmful chemical, TIDEL, tidal effect, then we will take extreme exposure condition. एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन कितना लेंगे ग्रेड का कंक्रीट यहाँ पे? इसमें मैम F40 लेंगे। F40 ओके। तो चलो सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। और आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए कौन सा यूज कोई बताएगा नहीं, जब मैं इससे पूछूंगी वही बताएगा। आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए कौन सा एक्सपोजर कंडीशन लेंगे आशिका? अंशिका Anshika, are you there? Okay, भूपेंद्र बेटा आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए कौन सा एक्सपोजर कंडीशन लेंगे और किस ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे? भूपेंद्र अरे बोल दो यार, कितना बुलवाओगे तुम लोग मुझसे? अरे जिसको आ रहा है उसको, जिसको आ रहा है ना समझ में, जिसको मेरी आवाज आ रही है तो बोलो। मैम M20 लेंगे, माइल्ड वाला कंडीशन एक्सपोजर लेंगे। ओके। कॉन्टिन्यूअस इनसाइड कोई स्ट्रक्चर है, नॉर्मल वाटर के, ठीक है, तो कौन सा कंडीशन लेंगे एक्सपोजर कंडीशन? मैम बताएं या कोई और? नहीं बताते जाओ। M25। और अगर कोई स्ट्रक्चर जो तुम्हारा टाइडल या केमिकल जो में है तो एक्सट्रीम। अगर फाउंडेशन का केस होगा तो मैं वेरी सीवियर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। रामायण क्लियर है बेटा? क्लियर जी, क्लियर है या क्रिस्टल क्लियर है? क्लियर है। फाउंडेशन के केस में वेरी सीवियर कंडीशन लेंगे और M40 ग्रेड का। ठीक है, पहले डिफरेंस पता करो, क्लियर क्लियर क्या होता है। अगर मैंने स्ट्रक्चर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है, ठीक है, तो उस लोड की वजह से कौन कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो सकता है? दोनों ही डेवलप होंगे, टेंसाइल और ये कंप्रेशन। बेंडिंग में स्ट्रेस भी तो डेवलप होगी, शियर स्ट्रेस भी तो डेवलप होगी वहां पे, होगी या नहीं? होगी बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात ही नहीं है यहाँ पे। सोम पड़ा था जब निकालते थे तो शियर फोर्स निकालते थे, बेंडिंग मोमेंट निकालते थे, तो वो किस वजह से हो रहा था? किसी न किसी फोर्स की वजह से हो रहा था, लोड की वजह से हो रहा था। तो तुम्हारा यहाँ पर ऑपरेशन स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस सब डेवलप होंगे, ठीक है, ड्यू टू लोड। और तुम्हारी कंक्रीट की
कंक्रीट जिस मटेरियल से, अब वो बीम कंक्रीट से ही बना है, जो मैंने बीम बोला था लेने के लिए, तो उसकी कुछ ना कुछ अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, बेंडिंग में स्ट्रेंथ होगी, शियर स्ट्रेंथ होगी, कुछ ना कुछ तो सबकी अपनी स्ट्रेंथ होगी। तो अगर हमको बीम को फेलियर से बचाना है तो क्या कंडीशन लेंगे? कल ही पढ़ाया था मैंने, बताओ क्या कंडीशन लेंगे? आकाश गुप्ता, आकाश गुप्ता, अमन बताओ बेटा। क्वेश्चन ये है मेरा कि हमारे पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर कोई लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान के लोड लग रहा है, तो उस लोड की वजह से बीम में कोई स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, मान लो कोई भी स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस लेके चलते हैं, डेवलप हुआ, तो हमारी जो मटेरियल है, जो हमारी बीम जिस मटेरियल से बनी है, कंक्रीट से बनी है ना, तो वो कंक्रीट की खुद की तो कोई एक स्ट्रेंथ होगी, बेंडिंग स्ट्रेंथ, तभी तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अभी तक है, वो लोड लगने की वजह से। बट अगर हमको उसको फेलियर से बचाना है तो क्या कंडीशन देंगे? वो बताना था, जो डेवलप्ड तुम्हारी बेंडिंग स्ट्रेस है, वो तुम्हारी मटेरियल की बेंडिंग स्ट्रेंथ से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। यस मैम। द टाइम ऑफ जो स्ट्रेस थी वो स्ट्रेंथ की कंसीडर की जा रही थी। हाँ अच्छी है, इससे कुछ नहीं। ओके, अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। हेडिंग में डालो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। मत दो भी, आज मिलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना, एक शॉर्ट टर्म साइड लिखना, दूसरी साइड लॉन्ग टर्म लिखना। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में एक साइड शॉर्ट टर्म, दूसरी साइड लॉन्ग टर्म लिखो। शॉर्ट टर्म में लिखो स्ट्रेंथ, शॉर्ट टर्म में लिखो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, नहीं स्ट्रेंथ लिखना बस। शॉर्ट टर्म में लिखो स्ट्रेंथ, फिर उसके नीचे लिखो इलास्टिक मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस, फिर उसके नीचे लिखो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हो गया। अब लॉन्ग टर्म में लिखो क्रीप, CREEP, क्रीप। उसके नीचे लिखो श्रिंकेज, SHRINKAGE, श्रिंकेज, श्रिंकेज। उसके नीचे लिखो फटीग, फटीग। उसके नीचे देखो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ हो गया, इलास्टिक मॉड्यूलस हो गया, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, लॉन्ग टर्म में तुम्हारा क्रीप हो गया, श्रिंकेज हो गया, फटीग हो गया, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट हो गया। हो गया इतना? बोलो जी मैम, हो गया। यस ना। अब लिखो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हेडिंग डालो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट।
चलो एग्जाम्पल में M25 का ग्रेड का कंक्रीट लेते हैं, ठीक है। मान लो कि मुझे इसी ग्रेड की कंक्रीट से अपना स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने कैसे डिसाइड किया कि M25 ही होंगी मैं? मैम एक बार एग्जांपल देखिए। मैंने बोला कि मुझे मैंने मेरे यहाँ वर्कर है, मैंने बोला उनको कि यहाँ पे M25 ग्रेड की कंक्रीट से स्ट्रक्चर बनाइए, तो वो मैंने खुद से डिसाइड कर लिया। कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे M25 ग्रेड को कंक्रीट यूज करिए? मुझे पता चल गया कि मेरा एक्सपोजर कंडीशन क्या है वहाँ का, ठीक है। उसके हिसाब से फिर मैंने बता दिया कि हमको यहाँ पे यही कंक्रीट यूज करनी है, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम में जा सकती है कुछ भी, ठीक है। मिनिमम मानती है किसके लिए M25? तो कंक्रीट देखो, कंक्रीट दो तरीके से बनेगा। या एक तो क्या हो सकता है कि हम साइड पे बना ले, एक क्या हो सकता है कि हम साइड पे बना ले, और दूसरा क्या हो सकता है कि रेडीमेड कंक्रीट हो सकती है, ऑलरेडी बनी हुई होगी पूरी, उसकी क्वालिटी जो होती है ना वो पूरी इंश्योर करके बनाई गई है, सारी चीजें अच्छे से टेस्टिंग करके उसको रेडीमेड कंक्रीट बना ली है। तो वो जो साइड पे बनेगी उसकी क्वालिटी क्या कंट्रोल क्वालिटी जो है तुम्हारी, उसकी वो क्वालिटी जो हमारी रिक्वायर्ड कंक्रीट है, मतलब 25 चाहिए, अगर हम साइड पे कंक्रीट बना रहे हैं तो क्या जरूरी है कि वो 25 MPa का बनी जाए कंक्रीट? ऐसा जरूरी है? तो रेडीमेड कंक्रीट, बट हम रेडीमेड कंक्रीट के केस में जाऊंगी, बोलूंगी कि मुझे M25 ग्रेड की कंक्रीट चाहिए, तो वो तुमको पर्टिकुलर एकदम वही ग्रेड की कंक्रीट दे देगा। यस मैम। और स्टील के केस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्टील भी क्या होगा कि प्लांट में बनेगा और पूरी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड कंडीशन में बनेगी, उसकी अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन होगी वहाँ पे, उसके हिसाब से वो बनाया गया होगा। अगर मैं मार्केट में जा रही हूँ और बोलूंगी कि हमको ना Fe415 की स्टील चाहिए, तो वो 100 वाला या जो भी प्रोड्यूसर है कंपनी की वो हमको दे देगी। तो स्टील भी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्लांट पे ही वो बनते हैं। पर ये क्या होता है कि हम जनरली क्या करते हैं, जब कंक्रीट बनाते हैं तो हम साइड पे ही बनाना प्रेफर करते हैं। कभी भी तुम लोग के यहाँ भी घर बनता होगा तो कभी रेडीमेड कंक्रीट कोई नहीं लाने जाता है, हमारे क्या बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे साइड पे ही बन जाए, हम लोग ये चाहते हैं ना। बोलो। यस मैम। तो साइड पे कंक्रीट बनाना है हमको M25 का, तो हमें क्या चाहिए पहले? पहले क्या करना है हमें? साइड पे कंक्रीट बनाना है तो पहले क्या करेंगे? हमारे जितने भी कोर्स है, फाइन एग्रीगेट है, इन सबका प्रोपोर्शन पता होना चाहिए ना कि M25 के लिए हमको कितना प्रोपोर्शन लेना है। यस मैम, रेशियो को पता होना चाहिए कि कितना लेना है, हमें कितना एग्रीगेट लेना है, कितना सैंड लेना है, कितना सीमेंट, कितना वाटर, इन सबको कितना मिक्स करना है, कितने प्रोपोर्शन में लेके कैसे मिक्स करना है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका पता हमें कहाँ से चलता है? जो भी हम डिजाइन मिक्स कर रहे हैं, ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस होगा, इसके लिए एक अलग कोड होता है। BMC पढ़ा है फर्स्ट ईयर में ना? यस। तो BMC जब पढ़ रहे होगे तो उस टाइम पे तुम लोग डिजाइन मिक्स कंक्रीट का या कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पढ़ाए होंगे, तो उस टाइम बताए होंगे तुम लोगों ने भी कि उसके लिए एक अलग कोडर प्रोविजन होता है, अलग कोड आता है। लिख लो कि डिजाइन मिक्स के लिए IS 10262 कोड यूज करते हैं डिजाइन मिक्स के लिए। बहुत लंबा लिखो डिजाइन मिक्स के लिए IS 10262 ये कोड हो गया, और 2009, ठीक है ना, आगे 2009 ये कोड यूज किया जाता है।
तो हम क्या करेंगे, अगर हमको प्रपोर्शन पता करना है कि हमको कितना सैंड चाहिए, कितना एग्रीगेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस कोर्ट के पास जाते हैं, ठीक है, कोर्ट में देखते हैं कि कितना से कितना M25 के लिए हमको प्रपोर्शन चाहिए, वो हम ले लेंगे। अब उसे कंक्रीट बना लिया, ठीक है, उसे कंक्रीट बना लिया, वहां पे मैंने मैच कर दिया, कंक्रीट बना भी लिया, और टेस्टिंग करने के लिए दे दिया। तो क्या जरूरी है कि वो M25 भी स्ट्रेंथ देगी? बोलो। साइड तो मैंने बना लिया, मैंने कोर्स का यूज किया, मैंने देखा कि M25 कंक्रीट ग्रेड की कंक्रीट बनानी है आपको, तो उसमें देख लिया कि मुझे कितना प्रपोर्शन चाहिए, एग्रीगेट कितना मिलाना है, सैंड कितना मिलाना है, मैंने मिला भी लिया, बना दिया कंक्रीट। अब मैंने उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया। तो क्या जरूरी है कि वो M25 मेगापास्कल ही स्ट्रेंथ देगी हमको? पॉसिबल मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैम जो एवरेज उसकी स्ट्रेंथ होगी मतलब जो चाहिए होगी, उससे मैम हमको मतलब कितनी तो मिल जाएगी। हमें कुछ रेशियो एरर कुछ भी किया हमने क्या किया, मिला दिया। हो सकता है कि मिक्सिंग करते वक्त या फ्लेशिंग करते वक्त कुछ टाइम का लैप्स गया हो सकता है ना? यस मैम, ठीक है, तो ये हो सकता है, तो हो सकता है कि हमें जो 25 ना मिल के 24.9 लगा, 24.8 मिला, बट एग्जैक्ट 25 नहीं मिल सकता है, चांसेस बहुत कम होते हैं जब साइट पे कुछ भी काम हो रहा हो, ठीक है। तो पहले जो मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में देखो, जो मैंने टेस्टिंग पढ़ाई थी, मैंने टेस्टिंग पढ़ाई थी ना, क्यूब टेस्ट पढ़ाया था, तो इसी के लिए क्यूब टेस्ट यूज करते हैं हम लोग। वहां पे मैंने क्या बोला था, 6 क्यूब ले सकते हैं, तो बस उसमें एक मॉडिफाई कर लेना, 6 to 8 क्यूब ले सकते हैं, 6 भी क्यूब ले सकते हैं और 8 क्यूब भी ले सकते हैं। जहाँ पे 3 करते थे, डिवाइड कर देते, वहां पे 4 भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो इधर 6 या 4 मतलब 8, 6 to 8 क्यूब ले सकते हैं। और देखो इसके लिए IS कोड खोलो, अपना सब लोग अपना IS कोड खोलो और उसमें क्लॉज 15.2.2 पे जाओ, 15.2.2 पे जाओ, मुझे भी खोलना है। मैंने कितने नंबर पेज पे बोली थी? पेज नंबर नहीं बेटा, 50.2.2 क्लॉज पे जाओ। देखो 8, 9, 10 ऐसे लिखा होगा ना, ऐसे आगे बढ़ते जाना, 15 यहाँ आ जाएगा, मैं 2.2 होगा एक करके, जहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी होगी। पेज नंबर 29 पे जाओ। सब लोगों को खुल गया? देवांशु पाल, अर्जुन, ग्रुप में मैंने IS कोड भेजा है, खोलो उसको, 29 पेज पे जाओ और उसमें 15.2.2 क्लोज को देखो। हो गया? बढ़िया आगे जी। उसने लिखा है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन वर्ड, जब हम सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, वाटर हो गया, इन सब जब हम मिला ले रहे हैं, तो अगर उसकी वॉल्यूम वहां पे मिक्स कर दिया हमने और उसकी वॉल्यूम 1 से 5 मीटर क्यूब तक के बीच में है, वो पूरे मैंने जितना भी मिक्सिंग किया है उसकी वॉल्यूम 1 to 5 मीटर क्यूब है, तो वहां पे हम सैंपल एक सैंपल लेंगे
और एक सैंपल में हम 6 या 8 स्पेसिमेन यूज कर सकते हैं। देखो, एक सैंपल में हम 6 या 8 ट्यूब यूज कर सकते हैं। हमारे लिए 5 मीटर क्यूब क्या हमको मैंने मिक्सिंग कर लिया है, तो हम वहाँ पे एक सैंपल लेंगे। तो एक सैंपल में क्या होगा एक ट्यूब होगा 3 4 5 4 5 6 7 8, तो 4 क्यूब फिर 4 क्यूब अलग से, ठीक है। तो 4 क्यूब को 7 दिन के लिए क्योरिंग करेंगे और नेक्स्ट 4 जो क्यूब होगा उसको 28 डेज के लिए क्योरिंग करेंगे। या हम 6 क्यूब ले बस 1 2 3 4 5 6, 3 को 7 डेज के लिए क्योरिंग करें और अगले 3 को 28 डेज के लिए क्योरिंग करेंगे। समझ में आया ये चीज? नीचे आओ, नेक्स्ट में देखो 6 to 15 मीटर क्यूब का जब हम वो बना ले रहे हैं, मिक्सिंग कर ले रहे हैं, तो वहां पे हम कितने स्पेसिमेन सैंपल यूज कर रहे हैं? 2 यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सैंपल कितने यूज करेंगे? सॉरी, सैंपल से हम 2 यूज करें, स्पेसिमेन आप कितना यूज करेंगे, मतलब क्यूब कितना यूज करेंगे? मैम 6 to 15 में तो 6 to 8 था उसमें पहले वाले में, अब 6 to 15 मीटर क्यूब वाले में 2 सैंपल यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्यूब कितना लेंगे? एक सैंपल में 6 से 8 क्यूब ले रहे थे, 6 या 8 क्यूब ले रहे थे। तो अब यहाँ पे कितना लेंगे? मैम यहाँ पे 16 ले सकते हैं या 12 to 16। 12 ले सकते हैं या 16 ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। एक सैंपल में जब एक सैंपल ले रहे हैं तो उसमें हम 6 ट्यूब का टेस्टिंग करेंगे या 8 ट्यूब का टेस्टिंग करेंगे। और वो टेस्टिंग कैसे कर रहे थे? अगर 6 कर रहे थे तो 3 को 7 दिनों के लिए क्या कर रहे थे? पानी में तराई कर रहे थे, और अगले 3 जो थे उसको क्या कर रहे थे? 28 दिनों के लिए कर रहे थे। वैसे अगर 2 सैंपल होगा तो हमारे क्यूब कितने हो जाएंगे? 12 या 16, ठीक है। अब ऐसे नीचे आओ तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 51 मीटर क्यूब हमारी हो गई, 51 मीटर क्यूब या अब उससे ऊपर हम बढ़ने लगे, ठीक है, तब हम 4 + 1। अब 51 के बाद जितना भी हम 50 बढ़ाएंगे, देखो क्या लिखा है, 51 एंड अबव, नंबर ऑफ सैंपल में 4 + 1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 मीटर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद से अगर हर 50 मीटर क्यूब और बढ़ाएंगे तो एक सैंपल बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो 100 मीटर का मिक्सिंग कर दिया, 100 मीटर क्यूब का 100 मीटर क्यूब का मिक्सिंग किया है, तो यहाँ पे सैंपल कितने लेंगे हम? सैंपल बता रहा हूँ, 50 तक 4 लेना था, 50 मीटर क्यूब तक 4 लेना था। 51 से ऊपर जैसे ही लेने लगेंगे तो क्या लिखा है? 4 + 1 लेंगे, 4 + 1। तो यहाँ पे सैंपल कितना लेंगे? 5 लेंगे, क्योंकि 50 के लिए 4 था, 50 के लिए कितना था? 4 था। और नेक्स्ट 50 के लिए नीचे लिखा है कि उसके बाद हर एक 50 बढ़ेगा, तो कितना एक सैंपल हम बढ़ाते जाएंगे। अगर मैं 150 मीटर का ले लूं मिक्सिंग, तो उस टाइम पे कितना सैंपल लेंगे? 4 + 2 50 पे 1 है तो मैम 57 हो जाएगा। 4 + 2 होगा। ऊपर खाओगे तुम लोग, सैंपल पूछ रही हो ना? अगर 150 मीटर की वॉल्यूम का 14 कैसे बेटा? 4 सैंपल ले लिया ना, 50 के लिए 4 था, तो नेक्स्ट 50 के लिए 1 बढ़ाना है, 50 के लिए 4 हो गया है। 50 से 50 के बीच में कितना सैंपल है? 4 है ना? 31 से 50 के बीच में 4 सैंपल ले रहे हैं, लेते हैं जी। अब उस 50 के बाद जब भी तुम 50 मीटर क्यूब बढ़ाओगे तो एक सैंपल ऐड करते जाना है। जैसे 50 के लिए 4 लिया था, तो अब अगर 100 होगा तो 5 हो जाएगा सैंपल, 150 होगा तो 6 सैंपल हो जाएगा, 200 हो जाएगा तो 4 सैंपल हो जाएगा।
हर एक 50 के लिए आगे एक एक सैंपल बढ़ाते जाना। समझ में आ रहा है? यस सर। अमन, यस मैम। 40 मैम इसके लिए फिर डायमेंशन भी चेंज हो जाएगी क्यूब टेस्ट की? यहाँ पे एग्रीगेट नहीं चेंज हो रही है, एग्रीगेट नहीं चल रही है, क्वांटिटी बढ़ा रही है, तो तुम्हारी डायमेंशन क्यों चेंज हो रही है बेटा? तुम्हारी यहाँ पे डायमेंशन की बात ही है, तुम्हारी तो क्यूब बढ़ती जाएगी ना। 2 पे तो तुम्हारा क्यूब कितना हो जा रहा था? 2 सैंपल पे क्यूब 12 से 16 हो रहा था, तो 3 पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18 से 18 या 24, 4 हो जाएगा तो बच्चे क्यूब बढ़ते जाएंगे। उतना क्यूब का टेस्टिंग करना ही करना पड़ेगा तुमको, ठीक है? एक चीज लिखो कि हर एक सैंपल में हम 6 या 8 क्यूब लेंगे टेस्ट करने के लिए। हर एक सैंपल में 6 या 8 क्यूब लेंगे टेस्ट करने के लिए, ये बोल रहा है वो। ये समझ में आया? इतना सिंपल सी बात। यस मैम। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल देखना है और तुमको क्यूब और तुमको खुद डिसाइड करना है आगे कि अगर 2 सैंपल है इतना मिक्सिंग, मतलब अगर कोई बोले कि 10 मीटर क्यूब का मिक्सिंग करो तो मैंने मिक्सिंग कर दी, तो वहाँ पे सैंपल हमको पता चल गया ओ कोड से मुझे 2 सैंपलिंग के लिए बोल रहा हूँ, तो 2 सैंपलिंग तो मैंने 2 सैंपल ले लिया मैंने। तो फिर मेरा क्यूब जो टेस्ट करूंगी तो मैं 12 लूंगी या 16 लूंगी, थोड़ा यार लोग इतना याद छोड़ो ना कि अब 8 क्यूब लेंगे, 6 क्यूब दिमाग से हटा दो, क्योंकि जितना ज्यादा क्यूब का टेस्ट करोगे ठीक है। तो जब 2 सैंपल लूंगी तो 16 क्यूब लूंगी, जब 3 सैंपल लूंगी तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24। 4 लूंगी तो 32। टेबल पढ़ देता हूँ ना, ठीक है? अब इससे ज्यादा मेरे पास मेरी भी कोई लिमिटेशन है, इतना ही नहीं बता सकती हूँ इसको। समझ में आया कि नहीं आया बताओ इतना? यस मैम। तो सैंपलिंग वाला चीज क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ से सैंपल ले लिया और अपना क्यूब ले लिया। अब जैसे मान लो क्यूब का टेस्टिंग मैंने तो ऑलरेडी बता रखा है कैसे करना है तुम लोग को। 7 दिनों के लिए क्यूरिंग करना है और नेक्स्ट जो स्टार हो जाएंगे वो तुम्हारा 28 डेज के लिए क्यूरिंग होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? बोलो, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कोई रिविजन नहीं करता है। 25 to 29 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? यूटीएम पे उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक टर्म आता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो लिखो, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे, हिंदी वाले लिख लो, इंग्लिश वाला लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे 5% या उससे ज्यादा रिजल्ट फेल ना हो। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे 5% या उससे ज्यादा रिजल्ट फेल ना हो। The characteristic strength of concrete, लिखो, the characteristic strength of concrete is defined as that strength below which not more than 5%
5% of the test result, 5% of the test results are expected to fall, are expected to fall. लिख लिया? लिख लिया? यस मैम। ठीक है, इतना लिख लो, कल कब पढ़ेंगे।